नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, ओला इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी में अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए खास है। ओला इलेक्ट्रिक एक ऐसा शेयर है जिसका आईपीओ आने के बाद काफ़ी सारे लोगों को आज लॉस देखने को मिल रहा है। ओला इलेक्ट्रिक शेयर ने कोई ज़्यादा रिटर्न दिए नहीं है और ज़्यादा ही टाइम भी इसे नहीं हुआ है लॉन्च हुए, जैसा कि आप सबको पता होगा कि नियर अराउंड अभी 1 साल से भी कम समय हुआ है इस स्टॉक को लॉन्च हुए। अगर आप नोटिस करोगे तो अगस्त 2024 में ये ओला का शेयर लॉन्च हुआ था और उसके बाद से ही लगातार ये गिरावट का जो एक कह सकते हो ना कि इसके अंदर रास्ता जो इसने पकड़ा हुआ है। तो ओला इलेक्ट्रॉनिक शेयर के अंदर अगर किसी ने ऊपर के लेवल पे लिया है तो आज वो क्या करे, उसके मन में भी सवाल है। ओला इलेक्ट्रॉनिक शेयर को आज खरीद लिया जाए क्योंकि इसकी काफी सारी स्कूटीज दिखती हैं, तो बड़े सारे निवेशक इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। अब जिन्होंने ऊपर के लेवल पे लिया है ओला इलेक्ट्रिक शेयर को, वो सोच रहे हैं एवरेज करूं या ना करूं, आगे फंस चुका हूं, है ना। तो काफी सारे लोगों के सवाल थे इस शेयर को लेके। तो ओला इलेक्ट्रिक में अगर आप लोगों का भी इंटरेस्ट है, आप भी इस ओला इलेक्ट्रिक शेयर में फंस चुके हैं या ओला इलेक्ट्रिक शेयर में दोबारा से बाइंग करना चाहते हैं, एवरेज करना चाहते हैं, या फिर ये ओला इलेक्ट्रिक शेयर में आपका दिल आ चुका है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। A to Z आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन दूंगा जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है, सबसे पहले ये देखना होता है कि उसमें मेरे साथ और कौन है। तो अगर आपके साथ बात करूं तो देखो, सबसे पहले पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 51% की है, ठीक है। F5 की होल्डिंग कितनी है? 2% की है। प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है? 36% की है। सितंबर में इतनी थी, अब इतनी है। DIs की 5.16 की थी, 4.55 की है। DI सॉरी, ठीक है। और F5 की 4.18 की थी, 2.11 की है। यानी कि DIs ने भी माल बेचा है, F5 ने भी माल बेचा है, और अगर बात करें प्रमोटर की, वो वहीं पे खड़ा है। पब्लिक की बात करें तो वो माल खरीद रही है। तो सबसे पहले एक बात आप अपने माइंड में बैठा लीजिए कि इसमें जो बड़ा प्लेयर है वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। हाँ, उसके पास माल जरूर है, लेकिन कोई ज्यादा मात्रा में माल नहीं है। ज्यादा मात्रा में माल पब्लिक के पास है। तो इस जहाज में इतने बड़े निवेशक नहीं हैं, इसको चलाने वाला एक बड़ा निवेशक नहीं है, क्योंकि बड़े निवेशक की अगर इन्वेस्टमेंट देखोगे तो 7% से ज्यादा नहीं है, और अगर प्रमोटर को भी साथ मिला लोगे तब भी आप 50% के ऊपर नहीं जा रहे हो। तो अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं और इस पे विश्वास करते हैं तो कहीं ना कहीं अभी के हिसाब से इस स्टॉक में दूर रहना चाहिए। लेकिन एज पर टेक्निकल लेवल ये एक अच्छा संकेत अगर देता है तो उसमें बाइंग भी करनी चाहिए। फंडामेंटली अगर कुछ चीजें अच्छी लगती हैं तो उन्हें बाइंग करना चाहिए। तो आइए शेयर होल्डिंग के पैटर्न के साथ साथ ओला इलेक्ट्रिक स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने के बाद अब हम फाइनेंशियल को भी देखते हैं, थोड़ा टेक्निकल को भी देखते हैं, क्योंकि कभी भी एक स्टॉक के अंदर एक पहलू को नहीं देखा जाता, बहुत सारी कड़ियों को जोड़ने के बाद ही आप लोगों को रिजल्ट पता चलता है। तो चलिए, पहली कड़ी ने हमें निराश किया है, लेकिन इतना भी निराश नहीं किया, क्योंकि 7% की होल्डिंग यहां पर ओला इलेक्ट्रिक स्टॉक के अंदर अभी भी F5 DIs की हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। ये भी होल्डिंग काफी बड़ी है, लेकिन इसे मैं ज्यादा बड़ा नहीं बोलूंगा, ज्यादा अच्छा नहीं बोलूंगा। तो आइए इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा फंडामेंटल देख लेते हैं। जैसा कि अगर हम ओवरव्यू रेवेन्यू की बात करें तो 170 करोड़ का 2023 में दिखा रहा है, 2024 में 81 करोड़ का बता रहा है। अब हम चलते हैं यहां पर कहा, नेट प्रॉफिट में। देखिए, ये जो हमने अभी देखा ये स्टैंड अलोन बेसिस था, तो हम देखेंगे कंसोलिडेशन बेसिस। तो एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूं, यहाँ पे ये पेज अपडेट नहीं हुआ था, तो आइए इसे रिफ्रेश करते हैं और ओला इलेक्ट्रिक स्टॉक को जरा हम कंसोलिडेशन बेसिस पे भी इसका प्रॉफिट चेक करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर कंसोलिडेशन पे देखोगे तो इसका बिजनेस देखो 2022 में कितना था, 2023 में कितना था, और 2024 में देखो बहुत अच्छा रेवेन्यू यहां पर कंपनी जनरेट कर रही है। रही बात प्रॉफिट की, तो अभी कंपनी प्रॉफिट में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कंपनी आने वाले टाइम में भी प्रॉफिट में नहीं आएगी, लॉस में ही आएगी। अगर ऐसा होता तो इसमें कभी भी F5 DIs निवेश नहीं करते। ये जो लेकर बैठे हैं कहीं ना कहीं कुछ सोच कर ही बैठे हैं, एक सट्टा ही समझ लीजिए। तो आने वाले समय में ये डिसाइड होगा कि ये प्रॉफिट
जो नहीं हो रहा, क्या लॉस 1584 करोड़ से घटकर 1300 करोड़, 1200 करोड़, 1100, 100 इस तरह से क्या कम होता जा रहा है? अगर ऐसा भी होने लगा, चाहे ये प्रॉफिट में आए या ना आए, लेकिन 1500 से 1400 हो जाए, 1100 हो जाए, 1000 करोड़ हो जाए, 900 करोड़ कम होता जाएगा अगर लॉस, तो तब भी ये कंपनी अच्छा रिटर्न देना आपको शुरू कर देगी। दूसरा चीज यहां पर हमें ये भी देखना है कि कंपनी क्या कर्जे में है या नहीं है। तो अगर कंपनी का कर्जा देखोगे तो -2.5 है, तो कहीं ना कहीं कंपनी ने जो खुद का पैसा था वो भी गवा दिया है, तो ये अच्छी बात नहीं देखने को मिल रही। आगे चलते हैं, थोड़ी सी बैलेंस शीट के ऊपर नजर मारते हैं। तो यहां पर बैलेंस शीट को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमें क्या दिख रहा है? कंसोलिडेशन बेसिस के ऊपर ही हम बैलेंस शीट को भी देखेंगे। तो आइए बैलेंस शीट के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कंपनी के पास कोई रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो नहीं बचा है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल काफी बड़ी है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म बोरिंग अच्छी खासी लेके रखी हुई है 1318 करोड़ की। शॉर्ट टर्म बोरिंग भी 1070 करोड़ की लेके रखी हुई है। टांजेबल एसेट में ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। इसके अलावा इन्वेंट्री के ऊपर बात करूं 693 करोड़ की है। ट्रेड रिसीवेबल 158 करोड़ के हैं, कोई ज्यादा बड़े नहीं है। लेकिन कैश एंड इक्विवेलेंट देखिए 1663 करोड़ का इनके पास कैश देखने को मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा हम लोग नीचे की तरफ चलते हैं और ज्यादा कुछ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों बैलेंस शीट ने भी हमें कोई इतना ज्यादा अच्छा संकेत नहीं दिया है, कैश एंड इक्विवेलेंट इतना अच्छा नहीं है। तो दोस्तों अगर मैं अभी तक बात करूं तो मुझे दोनों में से चीजें कोई भी अच्छी नहीं लगी हैं। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप इसमें फंस चुके हैं और आप चाहते हैं कि मैं रहूं या नहीं रहूं, तो आपको टेक्निकल बेसिस पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। दूसरा, आने वाले समय में ये कंपनी का संकेत कैसे मिलेगा कि अच्छा करना शुरू हो गई। जैसे कि आप देख रहे हैं 2909 करोड़ का रिजर्व है भैया, कहीं ना कहीं सबसे पहले मुझे लगता है ये प्लस में आना बहुत जरूरी है। जब तक ये प्लस में नहीं आता कंपनी को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिक्कत आ सकती है, ये बात ध्यान रखना। तो मैंने आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी नहीं दिखाई, कैश फ्लो भी आप देख सकते हो 633 करोड़ का है, तो यानी कि कंपनी को काम करने में भी दिक्कत आ रही है, ये बात ध्यान में रख लीजिए। दोस्तों फंडामेंटली कंपनी इतनी स्ट्रांग नहीं है। आने वाले समय में कुछ अगर अच्छा देखने को मिला तो कब देखने को मिलेगा? इसका सबसे पहले तो रिजर्व एंड सरप्लस प्लस में आना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि इन्होंने कोई अपना एसेट बेचा हो, ठीक है, कोई बिल्डिंग बेच दी या वैसा कुछ कर दिया तब ये प्लस में आ जाए, तो उसको मत देखिए। कभी कभार इक्विटी शेयर कैपिटल को बेचा जाता है तब ये प्लस में आ जाता है। तो वन टाइम नहीं, कम से कम हम 2 से 3 साल का इसका नजरिया रखेंगे कि ये प्लस में आए। इसके अलावा हम देखेंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग क्या कम हो रही है, 1318 करोड़ से 800-700 करोड़ कम हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। शॉर्ट टर्म बोरिंग भी कम होनी चाहिए। जब ये चीजें सुधरेंगी तो हम बोलेंगे कि फंडामेंटली चीजें अच्छी हो रही है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। वहीं कहीं ना कहीं जो इसका नेट प्रॉफिट है वो भी हमें क्या होना चाहिए, हमें प्लस में, जैसा कि मैंने आपको बोला 1584 है तो ये कम हो जाए आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है ना। हर चीज का असर जो है वो प्लस में जब आएगा तब एक अच्छी चीजें देखने की मिलेंगी। डेप्ट टू इक्विटी रेशो जब आप वहां पे देखोगे लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग कम हो रही है तो डेफिनेटली ये भी कम होना शुरू हो जाएगा। जब रिजर्व एंड सरप्लस कम होगा तो ये भी माइनस से कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिए। फंडामेंटली इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है इसका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, आने वाले समय में भैया कर सकता है, तो आप ब्लाइंडली भैया इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। बात करें अगर टेक्निकल बेसिस पे, तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस स्टॉक में अभी एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है। ये ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं होती, जब तक ये 82 के ऊपर अच्छे से क्लोजिंग नहीं देता है, 1-2 महीना, 3-6 महीना, मैं कहूंगा कम से कम 6 महीने अगर ये 82 के ऊपर अच्छे से क्लोजिंग देता है तो उस केस में हम 75 का स्टॉप लॉस रखेंगे। और इसी के साथ हम फंडामेंटली इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि क्या सुधार आ रहा है। देखो अगर 6 महीने 3 महीने यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा ना तो डेफिनेटली इसके क्वार्टरली रिजल्ट में सुधार देखने को मिलेगा। बड़ी सारी चीजों में आपको ना चेंजेस होते हुए दिखेंगे जो मैंने आपको बताया है, तो आप उसके नजर रखते हुए, प्लस ये ब्रेकआउट हो चुका होगा, प्लस ये अपनी डिमांड जोन में आ चुका होगा, तो यहां से आपका पहला टारगेट 133 का आराम से आ जाएगा। लेकिन ये आना अभी बहुत मुश्किल है, ये बात ध्यान रखना। जब तक फंडामेंटली चीजें अच्छी नहीं होती तब तक आपको ज्यादा सुधार नहीं देखने को मिलेगा। अभी अगर ये ऊपर की तरफ निकला भी तो मैक्सिमम 82 रुपीस 85 रुपीस ही जा पाएगा, फिर से यहां से गिरावट आना शुरू हो जाएगी। अभी भी इसका डाउन ट्रेंड ही है, और जब ये ब्रेकआउट आएगा 82 के ऊपर
पर अच्छी चीजें होना शुरू होंगी। तो ध्यान रखना, उस समय ये अपने इस रेंज को हिट करने की कोशिश कर सकता है या इस चैनल पैटर्न को दोबारा बनाने की कोशिश करेगा और यहां से ऊपर जाता हुआ यहां तक 260 तक आराम से जा सकता है। इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, 360 340 भी जाने में इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फंडामेंटली चीजों को ठीक करेगा तभी ये अपने वापस इस ट्रैक पे आने की कोशिश करेगा। अभी के लिए इस स्टॉक से दूर रहना चाहिए, एवरेज भी करने का बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि चीजें अच्छी नहीं हैं, संकेत अच्छे नहीं हैं। आने वाले समय में सब्र कीजिए। वो लोग भी हैं जो यहां पर फंसे हुए हैं, वो लोग भी हैं जो यहां पर फंसे हैं। तो देखिए कि या इनको प्रॉफिट आता है, इनको प्रॉफिट आता है। अगर ये लोग सब्र कर रहे हैं अभी तक, है ना, तो आप भी सब्र कर लीजिए कि भैया कोई बात नहीं, पहले इन लोगों को तो प्रॉफिट में आने दो, फिर मैं भी आ जाऊंगा, मैं भी खरीद लूंगा, पहले इनको तो आने दो। तो इसीलिए बहुत सारे और भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, आप उनके ऊपर नजर रखिए, इसे अवॉइड कीजिए। बाकी ब्रेकआउट आने के बाद, चीजें सुधार आने के बाद 260 270 360 भी आराम से चला जाएगा। लेकिन टाइम लगेगा उन चीजों को ठीक होने में, 2 से 3 साल 5 साल भी लग सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करना दोस्तों। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन के साथ। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछना। देखिए ये मेरी राय है, ये मेरी स्टडी मुझे कहती है कि मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूं। आपको अगर कोई चीज अच्छी लगती है, आपका मन मान रहा है, दिल मान रहा है, आप कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली चीजों को देखकर सोचकर ही निवेश करें। वीडियो अच्छा लगा हो, दोस्तों तक अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी आप लगाएं ताकि लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंच सके। मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।